बेटा देखो, तो लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियर फोर्स किया था। अब मैं आपको नेक्स्ट आगे बता रहा हूँ मास डिफेक्ट। ठीक है ना। मास डिफेक्ट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है मास में डिफेक्ट आना, मास में कमी आना, उसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। कोई भी हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियाई है, ठीक है ना, स्टेबल न्यूक्लियाई है, मान लीजिए उसके उसके पास ये न्यूक्लियस है हमारे पास, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, उसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन है। तो न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो क्या होना चाहिए, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो देखिए, पर ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए न्यूक्लियस का मास आ रहा है आपके पास, चलो पहले एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। भी प्रोटॉन का मास है आपके पास m p, न्यूट्रॉन का मास है आपके पास mn। तो टोटल मास कितना होना चाहिए इन दोनों का, 2m p प्लस 2mn, ये होना चाहिए। और ये किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, मास में कमी आ जाती है, ठीक है ना। और इस कमी को ही क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, डेल्टा एम मास डिफेक्ट, ठीक है ना। क्या लिखेंगे यहाँ पर, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, जितना एटॉमिक नंबर होता है, और मास ऑफ न्यूट्रॉन कितने होते हैं, a-z इंटू mn, ठीक है। और माइनस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं कह रहा हूँ कि मास डिफेक्ट कैसा है आपका, नेगेटिव है। मास डिफेक्ट नेगेटिव होने का क्या मतलब होगा कि मास ऑफ न्यूक्लियस जो है वो बड़ा है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। यानी क्या हो गया आपका कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है आपका, बड़ा है, तभी नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। और अगर पॉजिटिव आने का मतलब क्या है कि मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है आपका, कम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है ना। यानी अब जो है आपका मास न्यूक्लियस का कम हो गया, और अब जो है आपका न्यूक्लियस का मास क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये अभी जब मैं आपको 1 मिनट शायद इस वीडियो में ही कराऊंगा, हाँ इसी में कर लेंगे, ठीक है ना। अभी इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, या आपने पहले पढ़ा हुआ है, आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, ठीक है ना। आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस क्या कहता है, E इज इक्वल टू mc²। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि जो मास में कमी आई, जो न्यूक्लियस के मास में कमी आई, वो कहाँ गया, वो मास किस में कन्वर्ट होगा, एनर्जी में कन्वर्ट होगा। वो मास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी में। ये एनर्जी कौन सी होगी, ये एनर्जी होगी उन न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करके रखने में। मैं फिर बोल रहा हूँ कि ये आपके पास न्यूक्लियस था, इसके अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे, तो जो इसके इन दोनों के मास में जो कमी आई है, वो एनर्जी क्या करेगी, इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपस में एक जगह बाइंड करके रखने का काम कर रही है। तो वो जो बाइंडिंग एनर्जी होती है, वो बाइंडिंग एनर्जी कहाँ से आती है, मास डिफेक्ट से आती है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो होती है आपकी, अभी इस पर फिर डिस्कशन करेंगे, मास बाइंडिंग एनर्जी पे डिटेल में करेंगे। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, ये लेंथी टॉपिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो देखिए, पैकिंग फ्रिक्शन। पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है, पैकिंग फ्रिक्शन अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि तो कितना एक न्यूक्लियाई को पैक करने में, या एक, हाँ यस यही ऐसा ही कुछ वर्ड यूज़ करेंगे, एक न्यूक्लियन को पैक करने में, पर न्यूक्लियन को पैक करने में कितनी एनर्जी लग रही है, वो क्या होती है, हमारी पैकिंग फ्रिक्शन होती है। एनर्जी, ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू पैक पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन को पैक करने में कितनी एनर्जी लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी, अभी मैंने बताया एनर्जी आएगी मास डिफेक्ट से। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन निकाला जाएगा मास डिफेक्ट बाय मास नंबर, क्योंकि जितना मास नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, उसके न्यूक्लियन होंगे। जितना मास नंबर होगा उतने ही क्या होंगे, उसके न्यूक्लियन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये रिलेशन मैंने अभी आपको बताया, डेल्टा एम इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम क्या बोलते हैं, मास डिफेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो, अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ का मतलब है पैकिंग फ्रैक्शन, अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है, अगर तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो न्यूक्लियाई कैसा हो जाएगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा। अब पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगा, मास डिफेक्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना। मास डिफेक्ट पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये मास ज़्यादा है और ये वाला मास कम है, यानी ये मास ज़्यादा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा है और ये मास क्या है, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, पॉजिटिव की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होगा, जब मास डिफेक्ट पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन किस पर डिपेंड करता है, मास डिफेक्ट बाय मास नंबर पे। ठीक है। तो अगर आपका मास डिफेक्ट पॉजिटिव है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना। इसका मतलब अब वो लूजली बाउंड है, अब क्या है वो, क्योंकि इसको बाउंड करने के लिए एनर्जी कहाँ से आएगी, मास डिफेक्ट से, और मास डिफेक्ट हुआ नहीं, मास में कमी आई नहीं। ठीक है ना। न्यूक्लियस का मास जो है, न्यूक्लियस का मास जो है वो क्या है, कम है, न्यूक्लियस का मास जो है वो कम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या है, ज़्यादा है। तो मास डिफेक्ट ना आने की वजह से कम एनर्जी बन पाई और कम एनर्जी बनने की वजह से हमारा न्यूक्लियस क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। और ये ज़्यादातर कहाँ होता है, जब मास नंबर या तो 20 से कम हो, या आप ये कह सकते हैं मास नंबर आपका ग्रेटर देन 200 हो। ठीक है ना। आपका मास नंबर लेस देन 20 हो या ग्रेटर देन 200 हो, तभी उस केस में पैकिंग फ्रैक्शन कैसा होता है, आपका पॉजिटिव होता है। और अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, अगर आपका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, यानी ये मास डिफेक्ट क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। और मास डिफेक्ट नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि इस केस में मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा है, मास ऑफ न्यूक्लियस क्या है, ज़्यादा है। यानी यहाँ पर कहने का मतलब है मास डिफेक्ट आया जिसकी वजह से एनर्जी मिली, और उस एनर्जी की वजह से हमारा न्यूक्लियाई जो है वो कैसा रहा, स्टेबल रहा। और ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, जब ए की वैल्यू आपकी 20 से लेकर 200 के बीच में हो, जब आपका मास नंबर 20 से 200 के बीच में हो, तो आपका पैकिंग फ्रैक्शन कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है ना। अब थोड़ा इसको बाइंडिंग एनर्जी को और डिटेल में करते हैं। ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी क्या थी, वो मिनिमम एनर्जी जो कि न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने का काम करती है। ठीक है ना। और बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से है, बाइंडिंग एनर्जी आएगी मास डिफेक्ट से। कहाँ से आएगी, मास डिफेक्ट से। ठीक है ना। वो मिनिमम एनर्जी, इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, इनको सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ले जाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, टू ब्रेक द न्यूक्लियस, ठीक है ना, टू ब्रेक द न्यूक्लियस, उस मिनिमम एनर्जी को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी बोलेंगे। और ये बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर आएगी, जितनी एनर्जी इनके पास है कम से कम उतनी तो इसको देनी ही पड़ेगी। ठीक है ना। और ये बाइंडिंग एनर्जी आती कहाँ से है, मास डिफेक्ट से आती है। ये जो मास है ये किस में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना। तो ये था आपका बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अच्छा, इसमें और एक और चीज़ बता दूं कि जो एनर्जी होती है ना, जो एनर्जी है किसी भी न्यूक्लियाई की, किसी भी न्यूक्लियाई की, उसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है ना, m0c² प्लस टी। ठीक है ना। किसी भी न्यूक्लियाई की एनर्जी को आप इस तरह से लिखेंगे, ये उसका एग्जैक्ट तरीका है। क्यों है, देखो, अगर आप ये कहें कि कोई भी बॉडी रेस्ट में है, कोई भी बॉडी रेस्ट में है और उसके पास एनर्जी नहीं होगी, तो ये सरासर गलत होगा। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है तो उसका मास तो होगा ही ना, और उसके मास की वजह से क्या होगी, उसके पास एनर्जी होगी। उसके मास की वजह से क्या होगी, उसके पास एनर्जी होगी। तो यहाँ पर जो मैंने m0 लिखा है ना, ये m0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उस न्यूक्लियाई के रेस्ट मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी जब वो रेस्ट पर होगा तब उसका मास कितना होगा, m0 होगा, और इस रेस्ट मास की वजह से उसके पास एनर्जी होगी। और T यहाँ पर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी या रोटेशनल एनर्जी, जो भी मतलब उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी है, उसको हम क्या उसको मैंने T से रिप्रेजेंट किया है। तो किसी भी सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होगी वो उसके रेस्ट मास की वजह से होगी प्लस उसके मोशन की वजह से होगी। ठीक है ना। तो अब तक हमने ये चीज़ क्लियर कर ली, समझ लिया कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, या एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट
हो सकती है। तो हमें अलग अलग कंजर्वेशन ऑफ मास या अलग अलग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हम सिंपली कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो मास एंड एनर्जी दोनों के लिए इंडिविजुअल आप बना सकते हो। जैसे ऐसे लिख सकते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, ठीक है ना। मास एनर्जी दोनों ही क्या रहेंगे, कंजर्व रहेंगे, ठीक है ना, किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है जी। और अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालनी हो तो बाइंडिंग एनर्जी कैसे निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी थी हमारी मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर, और मास डिफेक्ट कितना था हमारे पास, जेड मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस इनटू सी स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी के बारे में था। अब मैं आपको एक कर्व बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि एक न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए कितनी एनर्जी लगती है, ठीक है ना। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर वो निकालना हो तो हम इसको क्या करेंगे, एवरेज निकालने के लिए इसको मास नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल एनर्जी बाय मास नंबर, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगी, ठीक है ना। अब एक बड़ी फेमस सी कर्व है, उसको हम बोलते हैं बीई कर्व, बाइंडिंग एनर्जी कर्व, ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी कर्व पर न्यूक्लियन, ठीक है ना। इस कर्व के बारे में थोड़ा सा अब डिस्कस करते हैं। देखो, ये हमारे पास इस तरह का ग्राफ है, ये मास नंबर है और ये क्या है आपका, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। और ये कर्व जो है वो कुछ इस तरह की हमें मिलेगी, यस, कुछ इस तरीके से बनेगी ये कर्व, देखो, ठीक है, इस तरह की ये कर्व हमें मिलेगी। अब देखो कुछ, ये देखो ये अलग से पीक बन रही हैं, इन सब के बारे में तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट तो क्या होगा कि जिन न्यूक्लियाई का मास कम है, मास नंबर कम है, देखो मास नंबर कम है तो वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, कम है। पहला पॉइंट ये पता लग गया ना कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी है स्मॉल न्यूक्लियाई के लिए, किसके लिए, स्मॉल न्यूक्लियाई के लिए, वो क्या है आपकी, कम है, ठीक है, वो क्या है, कम है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि कुछ स्मॉल न्यूक्लियाई ऐसे हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी उनके नेबरिंग न्यूक्लियाई से कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा या बहुत कम है। देखो जैसे मैं नाम लिखूँ, यहाँ पर मैंने लिखा लिथियम, ठीक है ना, उसके बाद मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर ये है हीलियम, ठीक है ना। तो लिथियम और हीलियम नेबरिंग न्यूक्लियाई हैं, पर लिथियम की जो पीक है वो नीचे की तरफ बन रही है और हीलियम की ऊपर की तरफ, यानी यहाँ पर क्या बन गया, मैक्सिमा और मिनिमा बन गया, ठीक है। मैक्सिमा और मिनिमा ये बता रहा है यहाँ पर कि कुछ जो न्यूक्लियाई हैं उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो नेबरिंग न्यूक्लियाई की कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, ठीक है ना। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसे हैं जो इस पूरी कर्व के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करते, वो अलग से ही अपना एग्जिस्ट करते हैं। ये आप कह सकते हो कि वो एक स्मूथ लाइन, स्मूथ कर्व पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट जो है कि सबसे ज़्यादा किसकी होती है बाइंडिंग एनर्जी, तो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होती है आयरन की। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आयरन की, जो कि होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। आयरन की कितनी है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, बाइंडिंग एनर्जी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर से अगर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, यानी इस आयरन से, यानी अब हम मास नंबर और आगे जा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। अगर हम बात करें यूरेनियम की, ठीक है ना, यूरेनियम 238 की, यूरेनियम 238, दिस इज़ पॉइंट नंबर 4, ठीक है, और ये होता है 92, तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी जो बनती है ना लगभग 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनती है। तो जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाएंगे वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम हो जाएगी। रीज़न देख लेते हैं इसका, रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होता जाएगा, उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मास नंबर बढ़ गया,
ठीक है ना। और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, पहले तो प्रोटॉन कम थे तो आपस में रिपल्शन कम हो रहा था, पर जब प्रोटॉन बहुत सारे हो जाएंगे तो आपस में एक दूसरे को ज़्यादा रिपेल करेंगे, और वो ज़्यादा रिपल्शन की वजह से क्या हो जाएगा, उस न्यूक्लियस को, उन प्रोटॉन्स को, उन न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी। इस वजह से धीरे धीरे जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियन वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो था इसका रीज़न कि एटॉमिक मास बढ़ने पर या मास नंबर बढ़ने पर बाइंडिंग एनर्जी क्यों कम हो जाती है, क्योंकि कूलम्बियन रिपल्शन आ जाता है बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना। और अगर आप ये देखें कि जो स्टेबिलिटी है, ठीक है ना, जो स्टेबिलिटी है वो कहाँ पर लाई कर रही है, 20 से लेकर 200 तक लाई कर रही है, ठीक है ना। अब इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताता हूँ मैं, पहले फिर से बता रहा हूँ कि स्मॉल न्यूक्लियाई की कम होती है, मैक्सिमा और मिनिमा बनता है, सभी एक कर्व पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। आयरन की मैक्सिमम होती है, यूरेनियम की कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, क्योंकि वहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन क्या है, रिपल्शन है, ठीक है ना। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करूँ तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको सिर्फ अभी यहाँ पर। दो प्रोसेस मैं आगे डिटेल में करूँगा आपके साथ डिस्कस। एक तो है आपकी न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना, और एक है आपकी न्यूक्लियर फ्यूज़न। यहाँ लिख देता हूँ न्यूक्लियर फ्यूज़न, ठीक है ना। न्यूक्लियर फ्यूज़न और फिज़न, इसमें फिज़न में क्या होता है कि जो हैवियर न्यूक्लियाई है वो छोटे छोटे पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। और जो फ्यूज़न रिएक्शन है इसमें दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, ये होता है, ठीक है ना। यहाँ एक हैवियर न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, यहाँ दो स्मॉलर न्यूक्लियाई ऐड होते हैं एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं, ठीक है ना। तो दोनों ही केसेस में क्या आता है, मास डिफेक्ट आता है। यानी इस केस में क्या होगा, यहाँ जो मास होगा और यहाँ जो दोनों का अलग अलग मास होगा उसमें डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से मास डिफेक्ट आएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा, मास डिफेक्ट आएगा, और उस मास डिफेक्ट की वजह से बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी, बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होगी। ये मैंने आपको बताया था फिजन क्यों होता है, क्योंकि हैवियर न्यूक्लियाई है, कोलम्बियन रिपल्शन ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियाई जो है वो कम स्टेबल होता है, और अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो दो छोटे स्मॉल लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है ना। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल भाई यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यहाँ पर टूटने के बाद बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी, 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी दोनों के पास। क्यों, क्योंकि अब इसको कम प्रोटॉन्स को, कम न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखना है, इस न्यूक्लियस को, इसको ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स को बाउंड करके रखना था, तो कोलम्बियन रिपल्शन था, इसलिए यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी कम है और यहाँ पर क्या है, ज़्यादा। और बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो न्यूक्लियाई हमारा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये आपका फ्यूज़न रिएक्शन है इसमें, क्योंकि देखो लाइटर मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि जो स्मॉल न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है। बाइंडिंग एनर्जी कम होती है तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या बनाते हैं, हैवियर न्यूक्लियाई बनाते हैं। हैवियर का मतलब ये नहीं है कि ये 200 मास नंबर बना देंगे, ठीक है ना। ये कहाँ तक जाएंगे, 20-30 तक जाएंगे, ठीक है ना। और ज़्यादातर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, ठीक है ना, ज़्यादातर हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, कि हाइड्रोजन हीलियम बना रहा है या उसके आइसोटोप बना रहा है, जिससे वो क्या हो जाता है, काफ़ी स्टेबल हो जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में था। इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में मैं आपको कराऊंगा, ठीक है।